के मामले में जो 8 सप्ताह का समय दिया गया है, उस पर हलफनामा बीपीएससी और आयोग को सरकार के समक्ष जो चीज़ें गई हैं वो कोर्ट में दाखिल करने हैं। दूसरी सुनवाई जो हुई है वो है CWJC 1151 केस नंबर धीरेन्द्र कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जिसके मामले में जो चीज़ें सामने हैं, पहले 8 फरवरी को सुनवाई हुई थी, 8 सप्ताह का समय दिया गया था, फिर 5 अप्रैल को सुनवाई हुई है और अभी 2 सप्ताह का, यानी 14 दिन के बाद 14 दिन के अंदर उनको कोर्ट में हलफनामा आपको देना है कि आपने पूरक परिणाम के खिलाफ में, यानी पूरक परिणाम को चैलेंज करते हुए जो याचिका दायर की गई है, सब मामलों की सुनवाई हुई। और इसके जो लॉयर है YB गिरी, कल कई प्रेस चैनलों को उन्होंने बाइट दिया है, वो और कह रहे थे, उनके बाइट को अगर आप देखेंगे समझेंगे तो वो स्पष्ट तौर पर कह रहे थे कि ये छात्रों अभ्यर्थियों ने जो मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिया है और किसी कारणवश अगर सीटें खाली रख दी गई है और सीटों को बचाया गया है तो ये सब मामला जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का आता है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर इनका अधिकार है। परंतु माननीय उच्च न्यायालय का फैसला जब तक नहीं आ जाता है तब तक हम आप कोई भी, चाहे लॉयर हों, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी हों, चाहे किसी भी प्रकार से जो मानसिकता बना कर रखे हैं कि हम ये होने नहीं देंगे या हम करवा लेंगे या जो भी चीज़ें आदि आदि, तो माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर हम सबको भरोसा है और निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय छात्रों अभ्यर्थियों के हक में फैसले देते हुए पूरक परिणाम TRE-1 में जो याचिका पूरक परिणाम के खिलाफ में जो याचिका दायर की गई है, सब मामलों की सुनवाई करते हुए निश्चित रूप से वह फैसला आपने सुनाएगा। आने वाले समय में आपको बताते चले कि TRE-1 से लेकर जो मामला TRE-2 तक बढ़ा है, आप सबको पता है कि BPSC ने जो पूरक परिणाम के लिए जो शिक्षा विभाग से सूची मांगी थी और शिक्षा विभाग ने लगभग 3 जनवरी को, जहां तक मुझे याद है कि 14,700 पदों पर सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट, अगर एक कैंडिडेट कहीं 1 to 5 में उसका सिलेक्शन होता है या 6 to 8 में होता है या अन्य जगहों पर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो एक जगह, अगर चारों जगह से वो परीक्षा को पास है और कहीं एक जगह ज्वाइन करता है तो वो तीनों सीट को खाली रखता है। तो इस सब पर मल्टीपल रिजल्ट जो बना वो 14,700 पदों की सूची मल्टीपल रिजल्ट के लिए BPSC को भेजी गई थी और BPSC के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद ने इनको ट्वीट भी किया कि हम तैयारी कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है उसको निकालने की तैयारी कर रहे हैं। जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने की तैयारी चल रही है तब फिर उसके बाद 1 महीना तक लगातार इंतजार हुआ और उसके बाद जो है मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। शिक्षा विभाग ने एक नोटिस निकाला कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकालना है, चिट्ठी वापस ले ली गई है। तो अब आप समझ लीजिए कि चिट्ठी के एवज में जो निकाले गए नोटिस, उसके लिए हम लोगों ने निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाने का फैसला किया है और TRE-2 में भी दर्जनों याचिका दायर होने के कुछ मामला भाषा की अर्हता को लेकर कि हिंदी के जगह पर उर्दू, उर्दू की जगह पर अंग्रेजी, क्यों? क्योंकि सब मामले अब बिल्कुल खुलासे हो गए हैं। तीसरे फेज की बहाली में जो भंडाफोड़ हुआ कि प्रश्न पत्र मुहैया कराया गया, तो सिर्फ GS के प्रश्न पत्र मुहैया कराए गए, लोगों को रटवाया गया, पहले ही परीक्षा के शुरू होने के 1 दिन पहले ही दिया गया। तो शायद हिंदी का प्रश्न पत्र, उर्दू का प्रश्न पत्र, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र नहीं दिया गया होगा, तो हो सके मिनिमम कट ऑफ को पार नहीं कर लाते वो लोग तो फेल कर जाते हिंदी वाले पेपर में भाषा अर्हता को, तो भाषा अर्हता को समाप्त कर दिया गया। और अतुल प्रसाद जी का ट्वीट था कि शिक्षक बनने के लिए भाषा का जानकार होना जरूरी है। TRE-1 में जरूरी था, TRE-2 में जरूरी नहीं था। ये लोग जो खेल के बीच में जो नियम बदले हैं वो सारे नियम इस ताक पर रख दिए गए कि सरकार की बहाली बिल्कुल भ्रष्टाचार के लिए, बिल्कुल पैसा उगाही के लिए, और जिस प्रकार से खेल TRE-1 और TRE-2 दोनों में हुआ उस सारे मामलों का पर्दाफाश तीसरे फेज की बहाली में हो गई है। लेकिन हम लोग आर्थिक अपराध इकाई के कई मामलों पर हम लोग संज्ञान अगर देखते हैं तो उन्होंने उद्भेदन किया है, चाहे सिपाही भर्ती हो, चाहे BPSC 67वीं पेपर लीक कांड हो। लेकिन ये जो अभी शिक्षक बहाली के पेपर लीक कांड है, आर्थिक अपराध इकाई कहाँ तक पहुंची है मामले को, क्योंकि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पर कुछ न कुछ इनपुट आउटपुट आते रहता है। तो अब कहाँ तक मामला पहुंचा है, क्या क्या सरकार की तरफ से हो रहा है, सरकार की पूरी सिस्टम तो अब चुनाव में लगी है, लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं। तो हम लोगों का जो कर्तव्य बनता है कि दूसरे फेज की बहाली में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर इसके पहले भी 3 बैठक हो चुकी है, यानी याचिका दायर करनी है। 14,700 पदों के लिए सूची भेजकर रोक देना, इन सारे के लिए जो चैलेंज होगा पूरक परिणाम को लेकर उसमें है कि आपने 92-93 हज़ार लोगों को नौकरी दी, उसमें से भी लगभग 12-13 हज़ार नियोजित शिक्षक हैं। तो फिर आपने 1,20,000 की जो बहाली निकाली उसमें मिनिमम कट ऑफ को पार कर लेना, एज रिलैक्सेशन के मामले में एज जो है उसको बैरियर बताना, तो कई चीज़ें हैं जिसको लेकर सरकार गंभीर नहीं थी। तो माननीय उच्च न्यायालय जाने का फैसला हुआ, चाहे वो TRE-1 में है और TRE-2 की जो याचिका है उसकी तैयारी चल रही है और लगभग तैयारी पूरी है। कुछ लोग पिटिशनर बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते, सब मामलों पर आपको पता है कि इसके पहले भी 3 बैठक हो। अगर किसी को बनना है पिटिशनर
तो आप नंबर पर कॉल करें और बैठक अगली एक और बैठक होगी, उसमें अगर हो सके तो आप आएंगे, लेकिन जल्द से जल्द बैठक होने वाली है। अभी जो मामले हुए हैं कि क्या सरकार की गंभीरता TRE 1 से लेकर TRE 2 तक अगर सही तौर पर अगर बहाली की प्रक्रिया में रहती तो कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे लगता है कि सरकार अब इस मामलों को बिल्कुल अब नहीं सुनना चाहती है, चाहे अब पहले महागठबंधन के नेता हों, चाहे आज जो है NDA के 2 प्रमुख नेता, चाहे सुशील मोदी की बात करें, चाहे विजय सिन्हा की बात करें, चाहे सम्राट चौधरी की बात करें, चाहे अन्य प्रवक्ता या जो विधायक या सांसद हैं, कोई बात को सुनने वाला नहीं है। अब सब लोग आप भी बात को मान के चलिए कि अब हम लोगों की पूरी जो कवायद है वो माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर टिकी है। TRE 1 में भी निश्चित रूप से फैसला छात्र हित में आएगा और TRE 2 में भी जो याचिका दायर होगी हूबहू TRE 1 की तरह ही फैसला आएगा। इसलिए जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी मेरी बातों को सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, वो इस बात को मान के चले कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर पूरा भरोसा रखिए और आने वाले समय में जो 14 दिन का समय दिया गया है उन सब मामलों पर आपको सुनवाई होगी और कई ऐसे मामले हैं जिसकी सुनवाई अभी होनी बाकी है। इसलिए इंतजार करें TRE 1 के विद्यार्थी और TRE 2 में भी जो याचिका दायर होने वाली है, लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है, उन सब मामलों पर सुनवाई होगी। ठीक है साथियों, जय हिंद।